नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी CSIR ने आरोग्य पथ ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका मेन काम क्या रहेगा। देखिए, ये एक तरह के सप्लाई चेन का काम करेगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो डिमांड क्या है वो बताएगा सरकार को। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो किसी भी एक क्षेत्र में मोबाइल की कमी है, मान लीजिए हमारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो अब ये सरकार को कैसे पता चलेगा कि हाँ इस क्षेत्र में मुझे मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा उतारने हैं ताकि लोगों के पास मोबाइल आ सके, खरीद सके, और इतने कम दाम पर उतारने, क्योंकि ये अफोर्डेबल है कि नहीं ये भी पता होना चाहिए। तो वो क्या करेगी कि उस मोबाइल को वहां उतारेगी, पर इन दोनों के बीच में कोई तो होना चाहिए बताने वाला कि हाँ इस जगह पर इस चीज की कमी है, इस जगह मोबाइल कमी है, इस जगह टीवी की कमी है, इस जगह LCD की कमी है, कुछ बताने वाला होना चाहिए। तो ये आरोग्य पथ वही काम करेगा। ये एक तरह का आपूर्तिकर्ताओं और प्लेटफॉर्म निर्माताओं के बीच में ये कड़ी का काम करेगा। और ये क्या करेगा, लोगों की जरूरत को बताएगा कंपनीज को कि हाँ इन लोगों को इस चीज की जरूरत है, आप इस चीज की यहाँ पर सप्लाई बढ़ाइए। ये सब किस लिए करा जा रहा है, बस एक ही मुद्दा है जो इस समय चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, उसी के कारण ये सब किया जा रहा है। अब आत्मनिर्भर बनना है तो किसी न किसी तरीके से ऐसे करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आरोग्य पथ एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए किस सिस्टम को लॉन्च करा गया है। तो अभी आई फ्लो सिस्टम को मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसको किसने किया है ये भी पता होना चाहिए। मुंबई यानी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, इन लोगों ने मिल करके, यानी कि इन दोनों ने मिल करके इस आई फ्लो की शुरुआत की है। अब ये क्या करेगा, जो बाढ़ से होने वाली क्षतिग्रस्त बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, जैसे पिछली बार आपने बिहार वगैरह में देखा, मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी, तो उसको अभी से निपटारे के लिए, क्योंकि अभी वो समय है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, कैसे ना कैसे तरीके से पता लगा सकते हैं कि अगर बाढ़ इतना आएगी तो कहाँ कैसे क्या शिफ्ट होना है, कितना नुकसान होना है, कितना नहीं होना है। तो इसलिए इन्होंने अभी से इसकी तैयारी कर ली, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मैंने बता दिया उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है, या इसको ग्लोबल विंड डे भी बोलते हैं, और आपको ग्लोबल विंड डे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह हर साल 15 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो दुनिया भर में जो पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है और इसकी शक्ति को लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है हर बार। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, पवन ऊर्जा आ रही है, तो हम लोग उसको किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं, तो उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। पवन चक्की लगा दिए बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर खुला एरिया होता है वहाँ पवन चक्की लगी होती है। तो पवन चक्की से क्या, उसके पर घूमते हैं, उसके आर्मेचर घूमता है, बेल्ट घूमती है, फिर मोटर घूमती है, मोटर से बिजली बन जाती है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा से हम लोग बिजली का रूपांतर कर सकते हैं। अब इसमें ना तो कोई कोयला दहन हुआ, ना ही हमारा यूरेनियम दहन हुआ। इसका मतलब है हम लोग बहुत ही फ्री की ही एनर्जी हम लोग ले सकते हैं। इसलिए यह वर्ल्ड वाइंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। अब वर्ल्ड वाइंड डे की बात करें या ग्लोबल विंड डे एनर्जी की बात करें, तो इसके काउंसलिंग अध्यक्ष कौन है ये पता होना चाहिए। मॉर्टन डायर होम। कौन है, मॉर्टन डायर होम जो है वो एनर्जी काउंसलिंग अध्यक्ष, यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग अध्यक्ष हैं। कौन, मॉर्टन डायर होम। अच्छा, ग्लोबल विंड एनर्जी के CEO कौन है, जो CEO हैं वो हैं बैन बैकवेल। कौन है, बैन बैकवेल। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है। तो इतनी जानकारी आपको मैंने दे दी, और इतनी जानकारी होनी भी चाहिए। आप कहीं ना कहीं इसको नोट करते चलिए तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू। अच्छा, 15 जून को एक और डे बनाया जाता है, WEAAD, यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूजिंग अवेयरनेस डे। ये भी मनाया जाता है कब,
15 जून को बनाया जाता है। इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने का विश्व दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 15 जून को मनाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इस बार की इसकी विषय क्या रही थी, यानी कि थीम क्या रही थी? तो लिफ्टिंग अप वॉइस। ठीक है, लिफ्टिंग अप वॉइस इसकी थीम रही थी। अब ये क्यों मनाया जाता है कि जो हम लोग देखते हैं कि अपने आस पड़ोस में जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, और बहुत लोग ऐसा करने लगते हैं कि वो थोड़ा सा उनको कष्ट देने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार होने लगता है। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने के लिए, हालांकि इसके बारे में अवेयरनेस क्या, लोगों को समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, पर अब जो भी है ठीक है, तो इसका बस मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि इसके बारे में। ठीक है, तो ये 15 जून को मनाया जाता है, आप बस इतना ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वसंत राय जी का निधन हो गया है और वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वसंत राय जी क्रिकेट से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित है। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे होंगे, क्या आप दोनों के नाम बता सकते हैं जो अगल बगल बैठे हैं? इन्होंने अभी अपना 100वां हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्म दिवस मनाया था, पर अब इनका निधन हो गया है। और ये 1940, मैं बता दूं आपको, 1940 भैया चल जाओ, 1940 में इन्होंने जब लिया था तो प्रथम 9 श्रेणी में इन्होंने 277 रन बनाए थे। कितने? 277। फिलहाल इतना नहीं आता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इनका निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से संबंधित थे। वसंत राय जी क्रिकेट से संबंधित थे। हाँ, इन दोनों का नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल एकदम रट मार लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा कि मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो कैथरीन डी सुलिवन, ये इनका नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मरियाना ट्रेंच जो है वो समुद्र की, ये ध्यान रखने का, समुद्र की सबसे निचला यानी सबसे गहरा स्तर है, और वहां पर पहुंचने वाली, उसकी भी डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाली ये हैं कैथरीन डी सुलिवन। और यही नहीं, यहां तक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी यही है। ठीक है, तो ये दोनों इन्होंने काम किया है, अंतरिक्ष में भी गई हैं। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं है जो अंतरिक्ष के सबसे ऊपर तक गया हो और वहां पर उसने वॉक किया हो, फिर समुद्र के भी सबसे नीचे गया हो, एक तो सबसे नीचे जगह पर और फिर उससे भी अंदर जा करके, तो ये वहां पर जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और ज़्यादा डीपली बताने की। ठीक है, तो अगर वीडियो के अंत में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास समय है तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। ऑलराइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गए हम लोग, और इसका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो मैं ऑप्शन को हटा देता हूं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा कि हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट लॉन्च किया है जिसमें सैनिटाइजर भी होगा और साथ में मास्क डिस्पोजल करने के भी टेक्निक होगी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। क्या नाम है? कैप्टन, मैं लिख भी देता हूं, कैप्टन अर्जुन, ARJUN। उसका नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन। ये एक रोबोट है और इसमें सैनिटाइजर और मास्क दोनों ही उपलब्ध होंगे, और ये दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा किसी भी व्यक्ति के टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी क्षमता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक रोबोट है। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूँ तो ये रही इसकी इमेज, आप इमेज में देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और ये लोगों को इस तरीके से, मतलब जो कोविड-19 से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसको तुरंत ये डिटेक्ट कर लेगा। ये इसकी टेक्निक है। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मरियाना ट्रेंच है कहाँ पर, जो पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर है? पर अगर आपके पास उड़ने की शक्ति है या आपके पास आयरन मैन का सूट है तो ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे मत जाइएगा। तो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया और भारत, और ये भारत से आपको सीधा सीधा निकलना है बांग्लादेश की ओर। ठीक है, तो आपको बस निकलना है सीधा बांग्लादेश की ओर, और आप चलते चले आइए, मणिपुर पार करते हुए, म्यांमार पार करते हुए, लाओस को पार करते हुए सीधा पहुंचेंगे आप ताइवान पर। आपको रुकना नहीं है कहीं पर भी, सीधा जब पार करते चले जाएंगे, और यहाँ पर जब आपका मिल जाएगा कौन? फिलीपींस सी। तो फिलीपींस सी, ये देखिए आपका रहा फिलीपींस सी।
यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिएगा क्योंकि अब आपका आने वाला है मरियन ट्रेंच, ठीक है, मारियाना ट्रेंच ये आने वाला है। तो अब जब आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर अगर आप गूगल अर्थ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस जगह पर कहीं दिखाएगा मारियाना ट्रेंच। पर आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो हिस्सा है, जो चंद्र आकार का हिस्सा है जिस पर मैं रेड क्रॉस लाइन कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं डीपेस्ट पॉइंट। तो ये है डीपेस्ट पॉइंट, इसको चैलेंजर पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर पॉइंट। अब इसको चैलेंजर पॉइंट इसलिए नहीं बोलते कि यहाँ पर आपको आना एक चैलेंज टाइप का है, नहीं, यहाँ पर जो एक सबसे पहले बोट पहुंची थी, मैं नाम अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, पर वहाँ जो बोट पहुंची थी वो अपनी बोट लेके गई थी, तो उस बोट का नाम था चैलेंजर। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वही बोट पहुंची थी, इसलिए यहाँ पर चैलेंजर पॉइंट भी इसको बोला जाता है या मारियाना ट्रेंच पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये है आप सबसे डीपेस्ट पॉइंट पृथ्वी का। यहाँ पर समुद्र का लेवल बाकी के समुद्र के लेवल से बहुत ही ज़्यादा नीचे है, और फिर इस यहाँ पर ही पहुंची थी हमारी कैथरीन डी सुलीवन। क्लियर? तो अब आपको मैंने ये चीज़ बता दी, मैं कोशिश करूँगा मैप से इसी तरीके से आपको बताने की। थैंक यू वेरी मच। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।